आज रा, आज सीसैप काउंसलिंग राउंड 1 का रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना है हर एक मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को अच्छे से सुनते जाना है। चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो देखो, राउंड 1 का रिजल्ट जैसे ही आएगा, दो प्रकार का बच्चा होगा। पहला जिसको कुछ सीट मिला है, दूसरा जिसको कुछ नहीं मिला है। तो जो बच्चे को अभी तक सीट नहीं मिला राउंड 1 के अंदर, उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, अगर उसको सीसैप के थ्रू सीट लेना है तो राउंड 2 के लिए बस वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर जिसको सीट नहीं मिला, वो अगर फर्दर सीसैप काउंसलिंग में नहीं बैठना चाहता, तो उसको बस एग्जिट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर आप एग्जिट करोगे तो आपका 7,000 पैसा डिडक्ट हो जाएगा प्रोसेसिंग चार्ज के नाम से, एंड बाकी जो भी पैसा है वो 90 डेज के बाद रिफंड हो जाएगा। जो आपने शुरू में SRPF पे किया था ना, उसमें 7,000 डिडक्ट हो गए, बाकी जो भी पैसा है वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप एग्जिट ऑप्शन चूज करोगे तो। लेकिन एग्जिट करने से आप राउंड 2 में नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको ऑलरेडी पहले सीट मिला था, या फिर अब सीसैप राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हुआ है। तो उनमें 3 कैटेगरी आता है। जिनको पहली बार के लिए सीट मिला है, मतलब उनको जोसा में कोई सीट नहीं मिला था, या फिर उन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया था, अब उनको सीसैप में पहली बार के लिए सीट मिल रहा है। सेकेंड टाइप का बच्चा जिसका जोसा का सीट अपग्रेड हो चुका है, जोसा में जो सीट था उससे अपग्रेड होकर उसको कुछ मिला है। एंड थर्ड टाइप का बच्चा जिसका जोसा का सीट अपग्रेड नहीं हुआ है। तो हर एक प्रकार के बच्चे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस बच्चे को अभी क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं। लेकिन एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ, जिस बच्चे का जोसा का सीट अपग्रेड हुआ है, तो पुराना जो जोसा वाला सीट था वो कैंसिल होकर उसको नया सीट अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बता देता हूँ कि जिन बच्चों को सीट मिला है उनको क्या क्या करना होगा। तो देखो, सभी प्रकार के बच्चे को पहले इनिशियल सीट इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके वहां पे दिखा रहा है तो इनिशियल सीट इंटीमेशन स्लिप आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद सभी प्रकार के बच्चे जिनको सीट मिला है उनके पास इतने सारे ऑप्शंस रहेंगे। क्या क्या ऑप्शंस, मैं हर एक को अच्छे से समझाने वाला हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रीज। फ्रीज करने से जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है ना, आप उसी में ही एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। आप राउंड 2 में उसका अपग्रेडेशन नहीं करा पाओगे, मतलब आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर आप फ्रीज करोगे, मान लो आपको NIT दुर्गापुर में कंप्यूटर साइंस मिला है, तो अगर आप उसको फ्रीज कर दोगे तो आपको वही उसी में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, NIT दुर्गापुर कंप्यूटर साइंस में ही। आपका आगे के राउंड में अपग्रेड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या हुआ, मान लो अभी आपको 1 से लेकर 10 तक चॉइस भरा था, जिसमें से आपको 5th चॉइस अलॉट होता है, एंड अगर आप फ्लोट चूज करते हो तो आप आगे के राउंड में बैठ पाओगे एंड उस सीट को अपग्रेड करवा पाओगे, मतलब राउंड 2 में उसका अपग्रेड करवाने का मौका रहेगा आपके पास। अगर अपग्रेड नहीं होता तो जो 5th चॉइस अलॉट हुआ वही आपके पास रहेगा, और अपग्रेड हो जाता है किसी हायर चॉइस में, मतलब 1 से लेकर 5 में किसी हायर चॉइस में अपग्रेड हो जाता है, तो 5th चॉइस कैंसिल होकर जो नेक्स्ट हायर चॉइस आपको मिलेगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। स्लाइड। स्लाइड मतलब क्या हुआ कि सेम इंस्टीट्यूट का ही कोई दूसरा हायर चॉइस आपको अलॉट कराने की कोशिश किया जाएगा। मान लो 1 से लेकर 5 चॉइस तक आपने भरा था, जिसमें से 4th चॉइस आपको अलॉट होता है, जो कि था NIT दुर्गापुर का मेटलर्जी। अब NIT दुर्गापुर का जब मेटलर्जी आपको अलॉट होता है, तो अगर आप स्लाइड करते हो तो NIT दुर्गापुर का मेटलर्जी आपके साथ रहेगा, एंड आगे के राउंड में कोशिश किया जाएगा कि, मतलब राउंड 2 में आपको ये कोशिश किया जाएगा कि NIT दुर्गापुर का ही कोई दूसरा ब्रांच आपको अलॉट करवाया जाए। मान लो आपने 2 नंबर पे डाला था NIT दुर्गापुर का मैकेनिकल, तो आगे के राउंड में कोशिश किया जाएगा कि आपको NIT दुर्गापुर का मैकेनिकल अलॉट किया जाए अपग्रेड हो गया। अगर अपग्रेड नहीं हो रहा है तो मेटलर्जी सीट आपके साथ रहेगा। तो स्लाइड एंड फ्लोट करना बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे आपका सीट खोता नहीं है, आपको पुराना सीट जो मिला है वो तो रहता है आपके पास, साथ ही साथ आप अपग्रेडेशन के लिए भी ट्राई करते हो। फ्लोट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है, अगर आपने सही तरीके से चॉइस फिलिंग किया है तो। उसके बाद और 2 ऑप्शन इस बार सीसैप में आपको नया दिख रहा है, जो कि जोसा में जनरली नहीं होता है। सरेंडर का ऑप्शन जैसे आपको सीसैप में पहली बार दिख रहा है, वो तो जोसा में नहीं था, तो वो मैं बता देता हूँ। सरेंडर का मतलब क्या हुआ, ये आपको मान लो जो राउंड 1 है सीसैप का, उसमें कुछ सीट अलॉट होता है, ठीक है। अगर आप सरेंडर ऑप्शन चूज करते हो तो आपको जो भी अलॉट हुआ है वो आप छोड़ रहे हो। मान लो आपको NIT दुर्गापुर का केमिकल ब्रांच अलॉट हुआ है, अगर आप सरेंडर ऑप्शन चूज करते हो तो केमिकल ब्रांच जो सीट आपको अलॉट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सरेंडर करने से आप राउंड 2 में बैठ पाओगे। तो भैया सरेंडर एग्जैक्टली किन बच्चों को करना है, मान लो आपको राउंड 1 में आपका चॉइस फिलिंग में कुछ गलत हो गया था, तो राउंड 1 में आपको कुछ घटिया चॉइस अलॉट होता है। मान लो कोई खराब GFTI या फिर कोई खराब लोअर NIT का कोई लोअर ब्रांच आपको अलॉट होता है, जो कि आपको लेने का मन बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको उस टाइम पे सरेंडर करना है। अगर आप सरेंडर कर दोगे तो वो सीट आपके पास नहीं रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप राउंड 2 में बैठ पाओगे। राउंड 2 में जो आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा, वो जो भी सीट आपने सरेंडर किया था ना, उसके ऊपर जो भी चॉइसेस आपने डाला उसी में से ही अलॉट किया जाएगा। मान लो 1 से लेकर 10 तक चॉइस डाला था, जिसमें से फर्स्ट राउंड में आपको 8 नंबर चॉइस अलॉट किया गया है,
अगर आप सरेंडर करोगे तो 8 नंबर सीट आपको नहीं मिलेगा एंड 1 से लेके 7 तक यानी कि 8 नंबर चॉइस के ऊपर जो भी चॉइसेस है ना उसमें से आपको कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा राउंड 2 के अंदर, अगर आपके रैंक पे वो मिल रहा है होगा तो। ठीक है, लास्ट ऑप्शन बचता है विड्रॉ। विड्रॉ उन बच्चों को करना है जिन्होंने सीट मिलने के बाद उनको मतलब वो सीट नहीं लेना है एंड ना ही आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो उन बच्चों को विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ करने के बाद आपका जो भी सीट है वो कैंसिल भी हो जाएगा एंड आप आगे के राउंड में बैठ भी नहीं पाओगे, यानी कि आप काउंसलिंग सिस्टम से ही बाहर हो जाओगे, आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे थ्रू सीसैप। ठीक है, आपका जोसा का सीट भी कैंसिल हो जाएगा किसी को अगर जोसा के थ्रू सीट मिला था विड्रॉ करने से। तो सारे ऑप्शंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो जिस किसी को भी अगर अपना मनपसंद चॉइस मिल चुका है राउंड 1 के अंदर वो फ्रीज कर देगा, किसी को अगर फर्दर अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करना है वो फ्लोट करेगा, किसी को अगर सेम इंस्टीट्यूट के अंदर अपग्रेड कराना है मतलब जो कॉलेज अलॉट हुआ राउंड 1 में उसी कॉलेज का कोई दूसरा ब्रांच अच्छा ब्रांच के लिए अपग्रेड करवाना है वो स्लाइड करेगा एंड सरेंडर वो बच्चा करेगा जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं है अपना राउंड 1 सीट अलॉटमेंट से एंड राउंड 2 में कोई बेहतर चॉइस के लिए ट्राई करना चाहता है एंड राउंड 1 का सीट वो नहीं चाहता है तो वो सरेंडर कर देगा एंड विड्रॉ वो बच्चा करेगा जिसको बैठना ही नहीं है। मान लो उसको कोई दूसरा काउंसलिंग से अच्छा कुछ कॉलेज मिल गया कोई दूसरा काउंसलिंग सिस्टम से, या फिर उसको इस साल ड्रॉप लेना है तो वो विड्रॉ करेगा। अब ये उसके बाद आपको विलिंगनेस सबमिशन के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करना है। क्या सभी बच्चों को अपलोड करना है? नहीं, जो बच्चे पहली बार के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है उनको ही अपलोड करना है। मतलब जो बच्चे जोसा काउंसलिंग के टाइम ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे एंड उनका सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका था उनको फिर से अपलोड नहीं करना है। आप चेक कर कीजिएगा वेबसाइट पे कि उन्हीं बच्चों को अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा जो कि पहली बार के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जिनका सक्सेसफुली पहले हो चुका था जोसा के दौरान उनको नहीं करना है। तो देखिए क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा आपको। 10th का मार्कशीट, अगर आपके पास 10th का मार्कशीट नहीं है आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए बिकॉज वहां से डेट ऑफ बर्थ आपका चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 12th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट से आपका 75% क्राइटेरिया जो रहता है वो वेरीफाई किया जाता है। SC ST के लिए वो 65% होता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट अगर आपका कोई भी कास्ट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा जो कि जोसा के टाइम में आपने बनाया था वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ मतलब आपको यहाँ पे क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ से क्या होता है क्लास 12 के मार्कशीट पे आपका होम स्टेट का नाम मेंशन रहता है या फिर आप जिस भी स्टेट से अपना 12 का बोर्ड एग्जाम दिए हो वो मेंशन रहता है, तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा आपका होम स्टेट कोटा वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट से आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, भैया हमने जोसा के टाइम पे बना के रखा था क्या वही मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर दूँ? हाँ, अगर आप जोसा के टाइम वाला जो मेडिकल सर्टिफिकेट था वो अपलोड कर दे तो चल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो लोग पहली बार के लिए बना रहे हो उनको मैं बता देता हूँ, हमारे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो है मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर, वो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। बस यूट्यूब पे सर्च कर लेना शोभिक भैया मेडिकल सर्टिफिकेट, मेरे नाम पे मेडिकल सर्टिफिकेट सर्च कर लेना तो आपको सचिन भैया का एक अच्छा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बट बता देता हूँ मेडिकल सर्टिफिकेट में डेट, साइन, डॉक्टर का स्टैंप एंड डॉक्टर का नेम डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। एंड जिन्होंने जोसा के टाइम में बनाया था उनको तो फिर से बनाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे मूव करते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट एडमिशन फी पे करना पड़ेगा। अब क्या सभी बच्चों को इंस्टीट्यूट एडमिशन फी करना पड़ेगा? नहीं, सभी बच्चों को IAF2 यानी कि इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 2 वो नहीं पे करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने जोसा में सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फी पे कर दिया था उनको फिर से पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो किन बच्चों को पे करना पड़ेगा? जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फी नहीं दिया था उस टाइम पे उनको पे करना पड़ेगा। कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो 12,500 पे करना पड़ेगा, 12,500। एंड अगर आप जनरल EWS OBC कैंडिडेट हो तो 35,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसके बाद आपके पास यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन क्या क्या, मतलब आप किस किस तरीके से पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, इसके अलावा ई चालान से भी कर सकते हो। ठीक है, हम लोग लाइव पेमेंट आपको करके दिखा देंगे तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। सही टाइम पे हम लोग लाइव पेमेंट वाला वीडियो ला देंगे। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं कहना चाहता हूँ कि किस बच्चे को कितना रिफंड होगा ये भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भैया हम अभी सीट विड्रॉ करेंगे तो कितना रिफंड होगा, कितना दिन बाद रिफंड होगा, या फिर हम लोग अगर बाद में जाके सीट विड्रॉ करते हैं तो क्या रिफंड होगा कि नहीं। तो हर एक चीज़ का डिटेल वीडियो मतलब रिफंड पॉलिसी से रिलेटेड डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। आपको कुछ भी टॉपिक पे कंफ्यूजन हो ना, मान लो आपको रिफंड पॉलिसी पे कंफ्यूजन आ रहा है, आप बस चैनल का नेम सर्च कीजिए शोभिक भैया, उसके बाद टॉपिक लिख दीजिए रिफंड पॉलिसी, सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये सारे वीडियोज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा तो आप वहाँ से देख सकते हो। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ लेना, बिकॉज फिजिकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स इस चैनल पर टाइम टू टाइम आता जाएगा, टेंशन मत लेना। ये रहा कुछ QR कोड, इसको स्कैन करने से क्या होगा
होगा, आप पर्सनली मुझे अपना डाउट पूछ पाओगे, सचिन भैया को अपना डाउट पूछ पाओगे। ये है देखो आप, ये व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है, इसको स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। या ये रहा टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे मैं हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता हूँ, तो ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।